दोस्तों, दीपावली का दिन था। एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान महिला जो कि एक कंपनी की मालकिन होती है, अपने वर्करों को गिफ्ट और बोनस दे रही थी। उसी कंपनी में एक बहुत ही ईमानदार लड़का काम करता था, जिसको ना तो बोनस मिलता है और ना ही कोई गिफ्ट मिलता है। शाम हो जाती है और शाम से अब रात हो जाती है। फिर वो उठ करके जाने लगता है, कहता है कि ठीक है, मैं अब चलता हूँ। लेकिन दोस्तों, मालकिन ने उसके लिए खास इंतजाम करके रखा था। वो उसके सामने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर आती है, साड़ी पहन करके आती है, जिसका रंग और रूप देख करके वो हैरान हो जाता है। वो कहती है कि अपना गिफ्ट और बोनस नहीं लोगे क्या? वो कुछ कह नहीं पाता है, उसका मुंह बस खुला का खुला रह जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ भी होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियोस कहाँ से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियोस पर कमेंट किया है, आज मैं उन दोस्तों का नाम लूंगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस पर कमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है और कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की। एक व्यक्ति जिनका नाम प्रभु नारायण होता है, कारोबारी होते हैं। उनके 4 बेटे थे। 4 बेटों में एक का नाम राज नारायण होता है। उसकी शादी एक लड़की दीपा नारायण से होती है। दीपा नारायण का भी अलग कारोबार था, क्योंकि अपने माता पिता की वो इकलौती संतान थी, तो उनका कारोबार वो संभालती थी। इसीलिए जब दीपा और राज की शादी हुई तो ये दोनों जो थे वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर ही वो मायके में ही रहा करती थी और अपना कारोबार वो देखा करती थी। हफ्ते में एक दिन ये दोनों जो है वो मिल पाते थे, बाकी के दिन तन्हाइयों में ही गुजारा करते थे। इसी बीच में जब दीपा के घर में एक नौकर होता है जिसका नाम मोहन होता है। जब वो 16 साल का था तभी से वो उस घर में काम किया करता था। बहुत ही चहेता नौकर था। दीपा का पिता का, उसके माँ का, उनके घर में कहीं भी वो आ जा सकता था। दीपा से वो 6 साल छोटा था। जब वो 16 साल का था, दीपा तब 22 साल की थी। वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला था। अब वो उस घर में एक फैमिली मेंबर की तरह काम किया करता था। जब शादी हुई दीपा की, उस समय जो मोहन था उसकी उम्र 19 साल की थी और दीपा की उम्र 25 साल की थी। शादी में किसी को नहीं पता चला कि ये जो इनका नौकर है, वो बहुत सारे लोग जो बहुत खास थे, सिर्फ उन्हीं को पता था कि ये नौकर है, क्योंकि वो इतनी जिम्मेदारी से और उसकी बातों की इतनी ज्यादा अहमियत वहां पर थी। तो इसीलिए जब शादी हुई तो शादी के बाद जब वो दीपा के घर पर कभी कभी चला जाया करता था, दीपा के पिता के साथ चला जाता था, तो कभी कभी अकेले भी चला जाता था। कोई सामान वगैरह लेकर जाना हुआ या विदाई कराने जाना हुआ, और वहां पर जाकर जब वो जाता था वहां पर, तो दोस्तों दीपा उसे बहुत ज्यादा इज्जत दिया करती थी। उसे एक नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान, एक अपने बेडरूम तक में वो अपने ले जाती थी, अपने सोफे पर बैठाती थी और अपने हाथों से उसे चाय बना करके पिलाती थी। उसका हाल चाल और उसके माता पिता का हाल चाल उसे पूछा करती थी। और जो मोहन था दोस्तों, वो भी मजाक करता था। कहता है कि अब तो आपको पता चल रहा होगा, वहां पर तो आप वहां पर 8 बजे सोती थी और अब तो 5 बजे उठना पड़ता होगा, चाय बनाना पड़ता होगा, खाना पानी बनाना पड़ता होगा। तो वो कहती है कि कितना झूठ बोल रहे हो, कहाँ मैं 8 बजे उठी थी, तू तो मुझे 6 बजे तक उठा ही देता था। जब ये बात उसका पति राज सुनता है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सुनेगा नौकर और उसके घर की लड़की के बारे में, तो दोस्तों थोड़ा सा तो उसे डाउट होगा ही। कहता है कि ये तुम्हें 6 बजे क्यों जगा देता था? तो वो कहती है कि अरे आप नहीं जानते, जब मैं थोड़ी सी मोटी थी शादी से पहले, इसका कमरा जो था वो मेरे ही बगल में पापा ने दे रखा था। ये 5 ही बजे उठ जाया करता था और पापा कहते थे कि जैसे उठेगा तो मुझे भी उठा देना 6 बजे। और इसीलिए ये 6 बजे जाकर के मेरे सर पर खड़ा हो जाता था, चिल्लाता रहता था। जब तक मैं उठ नहीं जाती थी तब तक ये मेरे सर से जाता नहीं था। कभी कभी ये मुझ पर पानी भी डाल देता था और ये बहुत ज्यादा शरारती भी है। अब दोस्तों, राज के जो है वो माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि वो नौजवान 19-20 साल का लड़का था। वो सोचता है कि यार ये नौकर था ये या क्या था ये। वो उसे समझ नहीं आता है कि भला एक नौकर भला ऐसे कैसे किसी के घर में रह सकता है। और जिस तरीके से आज वो उस लड़की के सामने बैठा हुआ था और उससे हंसी मजाक कर रहा था, कोई देखकर उसे कह नहीं सकता था कि ये उसका नौकर है। कोई भी नहीं समझ सकता था। अब राज का माथा जो है वो ठनक रहा था और फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है, हंसी मजाक करके वो उसे छोड़ने तक गेट तक जाती है। और फिर दोस्तों, राज और दीपा में यहीं से जो है वो तकरार शुरू हो जाता है।
वो उसे कहता है कि भाई तुम जो है तुम्हारा जो नौकर है वो चाहे तुम्हारा कितना ही चहेता क्यों ना रहा हो, तुम उससे दूर रहा करो। दोस्तों अब वो जो है वो महिला कहती है तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम ज़बान सँभाल कर बात करो, तुम ऐसी बातें मत करो। लेकिन दोस्तों वो मानता नहीं है, वो बात करता ही रहता है। इसकी शिकायत जब वो अपने सास-ससुर से करती है, प्रभु नारायण और उनकी पत्नी से, तो वो लोग भी उनको भी थोड़ा इस बात से बुरा लगता था। उसका आना और घर में इस तरीके से अंदर चले जाना, तो वो कहते हैं कि भाई देखो, नौकर को तुमने सर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी वो चीज़ है, तुम्हारी वो सोच है, लेकिन हमारे भी घर में नौकर है, दुकान पर भी काम करने वाले नौकर हैं। कभी भी अगर आते हैं तो दहलीज के अंदर कदम नहीं रखते हैं। नौकर को नौकर के ही तरह रहना चाहिए। ये आता है इतनी हँसी ठिठोली करता है, इस बात का क्या मतलब बनता है? और कोई भी ऐसा रहेगा और सोचेगा मैं नहीं कहती हूँ कि तुम गलत हो, लेकिन राज का भी सोचना जायज़ है, वो भी कहीं से गलत नहीं सोच रहा है। उसके बाद दोस्तों यहीं से जो है राज और दीपा की जो गाड़ी थी, शादीशुदा ज़िंदगी की समझो वो पटरी से उतर जाती है। अब मोहन को लेकर के वो जो है उनके बीच में अक्सर ही वो ताने मारे करता था, उससे तकरार किया करता था। चूँकि वो मायके में रहती तो हमेशा उस पर नज़र रखता था, हमेशा उसे फ़ोन लगा के बातें करता, वीडियो कॉल करता। अब दीपा का जीना एक हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब दीपा सोचती है कि ये सही बात है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अगर बचाना है तो क्या उसके लिए उलझना है। आज यहाँ काम कर रहा है तो कल तो कहीं और चला जाएगा काम करने के लिए। इसीलिए वो सोचती है कि चलो इनकी ही अपने पति की ही बात मान लेती हूँ। राज कहता है कि तुम मोहन से बात नहीं करोगी और फिर उसके बाद वो उसका नंबर ब्लॉक मरवा देता है और मोहन से कह देता है कि उसे कह देना कि वो हमारे घर पर अब दोबारा नहीं लौट के आ रहेगा। अक्सर वो महीने 2 महीने में आ जाया करता था। तो ये बात वो अपनी माँ से कहती है, उसकी माँ भी हैरान हो जाती है, दीपा की माँ जो होती है। वो कहती है कि यार ये लोग अजीब आदमी हैं, कैसे ये लोग उस पर शक कर सकते हैं? और फिर उसके बाद दोस्तों अब 3-4 महीने बीत गए। ना उसको दीपा के घर पर भेजा जाता था और ना ही वो उसे अब बार-बार बात करने की कोशिश कर रहा था, उसका नंबर भी अब नहीं लग रहा था। दीपा की माँ से कहता है कि आंटी जी क्या बात हो गई है? पिछले 3-4 महीने से आपने हमें वहाँ पर भेजा नहीं, उनके घर पर। कोई सामान वगैरह लेने के लिए ना देने के लिए, कहीं आप कंजूस हो गए हो, क्या बात हो गई ऐसी? तो वो कहती है कि तेरा वहाँ पर क्या काम है? उसके पिताजी तो अभी लेकर के सामान गए ही थे और उसे दिए ही थे। तो वो कहता है कि अच्छा बात आप लोग कैसे करूँ? उनका नंबर बंद आ रहा है, मुझे भी नंबर बता दीजिए। उस नंबर पर कॉल नहीं लग रहा और मुझे लेकर के क्यों नहीं गए? मुझे भी उसकी याद बहुत आती है। तो वो सारी बात बता देती है कि कहती है कि बेटा अब तुम्हारा वहाँ पर कोई काम नहीं और उसके घर वाले बुरा मानते हैं। तो तुम जो है अब ना उससे बात करोगे और ना ही अब उसके घर जाओगे। अब ये बात मोहन को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। कहता है कि ठीक है, आज के बाद ना मैं कभी बात करूँगा और ना ही कभी जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों दीपा की माँ की अब अक्सर ही तबीयत खराब रहने लगी है। थी तो दिल्ली में उन्हें दिखाने लाना पड़ता था। तो इसी बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई। हुआ ये कि अब दीपा को मायके आना चाहिए माँ को दिखाने के लिए। जब वो आ रही थी तो राज कहता है कि ठीक है जाओ, लेकिन उस नौकर के आस-पास भटकना भी मत और मुझे तुम दिखना नहीं चाहिए कि वो तुम्हारे आस-पास रह रहा है, वो तुमसे बातचीत कर रहा है। दीपा जो है वो जला जाती है, कहती है कि मरो मत और जो है उसके लिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो। मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे शांति से जाने दो, मेरा दिमाग खराब मत करो। वो उसके खूब 10-20 बात सुना देती है और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दीपा उससे कहती है कि कैसा है तू? तो वह कहता है कि ठीक हूँ और फिर उसके बाद दोनों बात ही नहीं करते, ना ही दीपा उससे बात करने की कोशिश करती है। क्योंकि अक्सर जो है वो जो राज था वो फ़ोन लगा कर के चेक किया करता था कि कहाँ पर हो, क्या कर रही हो? नौकर तुम्हारा कहाँ पर है? इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा उसे परेशान करता रहता था और वो जो है वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। अब जब दिल्ली लाना दिखाना हुआ, तो पहले तो जो था वो कुछ और था। पहले जब लाती थी दिखाने के लिए, तब ये मोहन जो था वो गाड़ी चलाया करता था और कभी दीपा चलाया करती। दीपा ने उसे गाड़ी भी सिखा दिया था कि मेरी शादी हो जाएगी, तो फिर घर में कौन जो है वो ड्राइविंग करने के लिए रहेगा, मम्मी को ले जाएगा या फिर पापा को कौन कहाँ लेकर जाएगा। तो उसने उसको गाड़ी भी सिखा दिया था। तो ये दोनों आगे बैठे रहते थे और उसकी माँ पीछे बैठी रहती थी, दीपा की माँ। लेकिन अब की बार माँ आगे बैठती है, दीपा जो है वो पीछे बैठती है और मोहन जो होता है वो गाड़ी चलाता है। आते हैं दोनों एम्स में दिखाते हैं। कभी ऐसा पहले नहीं होता था कि ये लोग 5 मिनट तक चुप रहते। लेकिन अब जो आए गए दोनों ही रास्ते भर खामोश रहे और जो मोहन होता है वो अक्सर ही दीपा की माँ से तो बात कर लेता था, लेकिन दीपा से वो भी अब बात नहीं करता था। वो उसे शीशे में भी देखती थी कि क्या वो मुझे देखता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ था ही नहीं। वो समझ गया था कि अब बस मुझे बात नहीं करना है। हालाँकि अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी था क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा उसका लगाव था। जब वो छोड़ के जा रही थी, जब उसकी विदाई हो रही थी, तो वो मोहन से लिपट कर के दीपा रोई थी। बोली थी कि मम्मी-पापा को छोड़कर कहीं मत जाना, उनका ख़्याल रखना।
वो भी काफ़ी ज़्यादा रोया था और तभी लोग सोचे थे कि कैसा ये नौकर है कि इस तरीके से उसकी ये इज़्ज़त दे रही है, उसके गले लग के रो रही है। तभी कुछ लोग खुसुर-फुसुर करके बातें भी किए थे। फिलहाल कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जो दीपा होती है, वो तो चली जाती है अपने ससुराल। राज के फिर ताने बोले वो सुनने लगती है। राज उसे उल्टा-सीधा कहा करता था, वो भी इससे तकरार करती है और ऐसे-ऐसे करके 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। कि जब दीपा की माँ की जो है वो अचानक इस दुनिया से चली जाती है, उनकी तबीयत पहले से ही खराब रह रही थी, उनकी बीमारी भी थी और दिल्ली में उनका इलाज भी चल रहा था, वो इस दुनिया से अचानक से ही चली जाती हैं। उस समय दीपा उनके साथ उन्हीं के ही घर पर थी और इस सदमे को जो है वो दीपा के पिता भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। 2-4 ही घंटे में उनकी भी हार्ट अटैक से वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। जब ये दोहरा मौत होता है तो दोस्तों दुखों का पहाड़ जो है वो दीपा पर टूट पड़ता है। दीपा दहाड़े मार-मार करके रोने लगती है। जो मोहन होता है वो उससे लिपट करके रोने लगती है क्योंकि उसे पता था कि हमारा जो है इस दुनिया में अब इसके सिवा कोई ऐसा इंसान नहीं रह गया जो उसको समझता हो, जिसने उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताई हो और ज़ाहिर-सी बात है मोहन के साथ उसका लगाव था लेकिन बस अपने पति के कारण उसने मोहन से काफ़ी ज़्यादा दूरी बना ली थी और अब वो ऐसे समय से गुज़र रही थी जहाँ उसके एक ऐसे कंधे की ज़रूरत थी जो उसकी भावनाओं को, जो उसकी तकलीफ़ों को, जो उसकी दुःख को समझ सके। लेकिन उसका जो पति था, वो तो कहीं न कहीं उसे ताने ही दिन भर दिया करता था। वो उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता था। अब हम दोनों के सिवा अब दुनिया में कोई नहीं रह गया, दीपा वो उसे बोल रही थी। अब वहाँ राज भी था, राज के भाई लोग भी वहाँ आए थे, उसके माता-पिता भी वहाँ पर थे। सारे ही लोग ये बात देखते हैं, सोचते हैं कि जिसको जो सोचना है उसको सोचने दो। दोस्तों वो गम में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिलहाल दोनों का ही अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर उसके माता-पिता का और उसके बाद जब राज लौटता है तो कहता है कि चलो अब घर पर चलते हैं। वो कहती है कि मैं घर पर कैसे जाऊँ? अभी मेरे माता-पिता की आज ही डेथ हुई है। इतना सारा सब कुछ मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तो वो कहता है कि लेकिन मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता। तो वो कहती है कि आपको कौन रोक रहा है? आप जाइए अपने घर पर। आप यहाँ पर रहकर क्या करोगे? वो कहता है कि लेकिन जो तुम्हारा नौकर है इसका यहाँ पर क्या काम है? तो वो बीच-बीच में उसी दौरान वो बार-बार बस नौकर से ही उसका काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रहा था और उसी से वो रिलेट कर रहा था। राज कहता है कि ये जो नौकर है इसका क्या काम है? अब सेठ जी तो चले गए, अब इसको भी अपने घर पर वापस भेज दो। वो कहती है कि ये क्यों घर जाएगा? इसका आप टेंशन क्यों ले रहे हो? तो राज कहता है कि अब तो तुम्हें और भी ज़्यादा आज़ादी मिल गई। अब तो तुम दोनों बिल्कुल फ्री हो गई, कोई रोकने-टोकने वाला भी नहीं है। अब जम कर के तुम लोग ऐश करोगे। अब दोस्तों आज के दिन जब राज इससे बहुत पहले भी बातें बोल चुका था, लेकिन आज का दिन उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। एकदम से उसका सब्र का बाँध टूट जाता है। वो अपने पति को राज नारायण को 2-4 थप्पड़ सबके सामने ही जो है वो लगा देती है। राज के सारे रिश्तेदार, इसके सारे रिश्तेदार, दीपा के सभी लोग सुनने रह जाते हैं ये माहौल देखकर। राज के माता-पिता कहते हैं कि बहू आज हमने ये सच में समझ लिया कि यार नौकर की अहमियत तुम्हारे नज़र में पति से कई गुना ज़्यादा है। और फिर उसके बाद वो राज से कहते हैं कि तू चल यहाँ से। उससे कहते हैं कि ज़रूरत होगी तो तुम हमें बुला लेना, हमें फ़ोन कर देना। वैसे मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अब और किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारा नौकर तो है, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। वही तुम लोगों का सब कुछ है। वहाँ पर वो लोग जा रहे थे और ये फूट-फूट करके रोए जा रही थी। मोहन सोचता है कि क्या मेरी वजह से यार इतना बड़ा ये हंगामा हो रहा है, तो वो उन लोगों के हाथ जोड़ लेता है, पाँव पकड़ लेता है, कहता है कि बाबूजी आप लोग बहुत बड़े लोग हो और मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कहीं भी कमा कर खा लूँगा। आप लोग मेरी वजह से अपना घर मत बिगाड़िए, मैं ही इस घर से अब चला जाता हूँ। दोस्तों वो उधर जाने को हुआ, ये लोग इधर जाने को हुए। अब जो दीपा थी वो अजीबो हालत में पहुँच गई थी। वो अजीब-सी मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई थी। एक ही मिनट के अंदर उसके मन में तमाम ख़्याल आ जाते हैं। वो सोचती है कि जो राज है उस दोस्तों वो पिछले 2 सालों से वो राज को देखती आ रही थी। अपने अपने माँ-बाप का बना-बनाया बिज़नेस वो सँभाल रहा था, उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा था। उसके पिता हमेशा कहते थे कि तुम नुकसान कर देते हो, मेरे नुकसान मरने के बाद तुम लोग डूब जाओगे चारों ही बेटों में तुम
रिश्ता भी दे देना। तो वो अब सब रही हूँ, तो तुझे क्यों जाना है? जिसको जो सोचना है सोचने दे, मैं तुझे रुकने के लिए बोल रही हूँ। और फिर उसके बाद वो वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है और फिर उसके बाद ये लोग अयोध्या जाते हैं। वहाँ पर सारा कुछ जो भी क्रियाक्रम था, वो सारा कुछ वहाँ पर करते हैं। इसी बीच में उसने बहुत बार राज को फ़ोन किए, सास-ससुर को भी कॉल किया कि उनसे जो गलतियाँ हुई हैं, वो उससे माफ़ी माँगे। लेकिन ना तो कोई फ़ोन उठा रहा था और ना ही कोई इस दुःख के घड़ी में उन लोगों से यानी कि दीपा से मिलने तक भी नहीं आ रहा था। जब सारा क्रियाक्रम निपट गया, तो जो मोहन होता है वो कहता है कि ऐसा है कि अब मैं जो है वो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब आप मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दीजिए। आप मेरी वज़ह से आपका घर बिगड़ रहा है। तो वो कहती है कि नहीं, तुम जो है तुम अगर चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? मैं अकेली कैसे रहूँगी? अंकल आंटी तो तुम्हारे पहले ही चले गए और अगर तुम चले गए तो मेरा क्या है? इसलिए तुम मत जाओ। जिसको जो सोचना है, जिसको जो कहना है कहने दो। किसी की ज़ुबान पर हम ताला नहीं लगा सकते और लोगों का क्या है? उनको तो जो नज़र आएगा वो वही कहेंगे। वो बिना सच जाने कुछ भी कह सकते हैं। इसीलिए तुम उनके पीछे मत इतना भागो। तुम उनकी बातों में इतना मत आओ और कुछ दिन रुक जाओ। लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो, तो पहले मुझे थोड़ा काम सिखा दो, उसके बाद चले जाना। दोस्तों उनका जो है वो पहले से समझे। दोस्तों उसे बहुत मारे जा रहे थे और फिर उसकी नज़र में मोहन से अच्छा और कोई था ही नहीं। ना उसे वो कोई ये रही कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी तरह की अच्छी और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी नए आज उन दोस्तों के नाम लिए देती हूँ जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस पर कमेंट किया है। तो सबसे पहला नाम है सुरेश राम जी बिहार से, वीर सिंह जी सैनी फरीदाबाद हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी जी कुवैत से, राजीव जी नेपाल से, एनजी सिंह जी नई दिल्ली से, मोहम्मद चांद मियां जी भोपाल से, जितेंद्र कुमार यादव जी बिहार से,
पप्पू यादव जी सोनभद्र यूपी से, मिथिलेश जी हरियाणा से, कन्हैया शाह जी दरभंगा बिहार से, प्रेम सिंह जी अहमदाबाद से और एमडी नकीम वापी जी गुजरात से। आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। आप सब हमें ऐसे ही वीडियो पर कमेंट करते रहे, लाइक करते रहे और वीडियो को देखते रहे। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।